कैसे एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करेंगे। ओके, आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा। एन एक्सप्रेशन नोट जरूर करते चलिएगा। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स variables constants and arithmetic operators is termed as an arithmetic expression. ठीक, an expression which contains variables, constants and arithmetic operators is termed as an arithmetic expression. जैसे हमने लिखा, मान लो c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है। अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू सेट कर दी तो कांस्टेंट भी है। तो ये हमारा एक पूरा अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस होगा। ठीक, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या होगा, एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन which contains same type of data item, same types of data item, ब्रैकेट में वेरिएबल्स और constants, variable और constants is called pure arithmetic expressions. ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम होगा, जहाँ पे सेम टाइप के डेटा को हम लोग हैंडल कर रहे होंगे, वहां पे हमारा प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब ये होगा कि अगर फ्लोट है तो फ्लोट लेके चलेंगे, अगर डबल है तो डबल लेके चलेंगे, इंट है तो इंट लेके चलेंगे, कोई भी एक डेटा टाइप को हम लोग हैंडल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने मान लो इंट a, b, c डिफाइन किया और c इक्वल्स टू a प्लस b कर दिया। तो c इक्वल्स टू a प्लस b लिखने का मतलब साफ साफ हो जाएगा कि हमारा जो भी कैलकुलेशन हो के रिजल्ट आएगा वो भी इंट आएगा, क्योंकि तीनों वेरिएबल हमारे क्या है, इंट है। ठीक, तो यहाँ पे सारा डेटा टाइप इंट है, इसलिए प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा है मिक्स्ड एक्सप्रेशन। मिक्स्ड एक्सप्रेशन में क्या होगा, जहां पे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को हम यूज कर रहे होंगे। तो एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन which includes different types of variables, or values to yield or generate to yield a result, ठीक, is known as मिक्स्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे डेटा टाइप हमारे अलग अलग हो जाएंगे। बस इसी पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमने इंट a लिया, फ्लोट b ले लिया, डबल c ले लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो रिजल्टेंट तो हमारा जो होगा, रिजल्टेंट तो हमारा डबल होगा, लेकिन a और b हमारे इंट और फ्लोट टाइप के हैं। तो ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा वो मिक्स्ड होगा। ठीक, तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस इन जनरल जहाँ पे भी
वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर है वो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ठीक, जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज हो रहा है वो प्योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। जहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के साथ हम एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं वो हमारा मिक्स्ड एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइप कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरेटिकल सेक्शन में जरूर एक क्वेश्चन आपके पास होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते चलिएगा। इन अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन द रिजल्ट कैन बी obtained in any one form of its data type. ठीक, so it is needed to convert the various data type ठीक into a single data type। ठीक, such conversion is termed as टाइप कन्वर्जन। ये रियल डेफिनेशन हुई टाइप कन्वर्जन की कि जब हम मिक्स्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन में हमारा इंट भी होगा, फ्लोट भी होगा, डबल भी होगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किसी एक डेटा टाइप में ही जाएगा। तो अगर किसी एक डेटा टाइप में जा रहा है इट मींस कि एक्सप्रेशन में जो बाकी हमारे डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डेटा टाइप का कन्वर्जन वो हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाता है। टाइप कन्वर्जन का मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो इन अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं वो रिजल्टेंट के फॉर्म में किसी एक डेटा टाइप में जाएगा, तो बाकी जो हमारे वेरिएबल्स कांस्टेंट्स हैं वो किसी न किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि इसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है, ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन द डेटा टाइप of the result gets converted automatically into its higher type without intervention of the user। ठीक, this system of type conversion is known as implicit टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को आप इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है और ये लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि छोटी मछली जो होगी वो हमेशा खाई जाएगी बड़ी मछली के द्वारा, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, मतलब बड़ा डेटा टाइप हमेशा छोटा डेटा टाइप को कंज्यूम कर लेगा। तो जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो आपका छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ बढ़ता है। ठीक है, कोर्शियन बोलते हैं इसको इन अदर वर्ड्स में कोर्शियन, COERCION कोर्शियन बोलते हैं। ठीक, और ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है।
तो अगर हम लोग इसकी हायरार्की देखेंगे तो सबसे पहले बाइट होता है, फिर कैर होता है, फिर शॉर्ट होता है, फिर इंट होता है, फिर लॉन्ग होता है, फिर फ्लोट होता है और फिर डबल होता है। ये हायरार्की है। ये छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ का हमने आपको डेटा टाइप प्रोवाइड किया है कि सबसे पहले बाइट, फिर कैर, फिर शॉर्ट, फिर इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो डबल में आएगा अगर वो एक्सप्रेशन यूज हो रहा होगा तब। ठीक, तो ये आपकी हायरार्की है कि यहां से यहां तक की वैल्यू हमारी कन्वर्ट होती हुई चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा इम्प्लिसिट के बाद आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अच्छा, जावा हमको सजेस्ट करता है कि आप हमेशा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अप्लाई करिए, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हायरार्की तो लिखी, लेकिन शायद मैं एग्जांपल देना आप लोगों को भूल गया। तो एग्जांपल आप देखिए, जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे इंट x इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लिखा फ्लोट y इक्वल्स टू x। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो 10 है वो ऑटोमेटिकली y में स्टोर हो गई, मतलब टाइप कन्वर्जन हो गया। x का टाइप किस में चला गया, y में चला गया। तो अगर अब हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln में y को प्रिंट कराएंगे तो y की वैल्यू 10.00 समथिंग दिखाएगा। इट मीन्स कि x की वैल्यू जो होल नंबर थी वो अब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपका किस चीज का है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का है। तो एग्जाम में आपसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और उसका एग्जांपल पूछेंगे, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरह वैल्यू मूव होगी। देखिए ये इन छोटा डेटा टाइप है और फ्लोट बड़ा डेटा टाइप है। ठीक, तो वैल्यू हमारी मूव हो गई। ये हमारा एग्जांपल इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का हुआ। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि जावा आपको सजेस्ट यही करता है कि आप हमेशा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को प्रिफर करें, बल्कि करें ही, इम्प्लिसिट को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि कई प्रॉब्लम होती है, कई एरर्स आती है। तो आप भी जब कोडिंग अप्लाई करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अप्लाई करिए। ठीक है, डेफिनेशन इसकी लिख लीजिएगा कि इन विच द डेटा टाइप gets converted to another type depending upon the user's choice. This means the user forces the system to get back into the desired data type. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फोर्सफुली होता है, यूजर अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यूजर जो बोलेगा कंपाइलर को वो करना है। इम्प्लिसिट में कंपाइलर अपने हिसाब से कन्वर्जन करता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में यूजर फोर्सफुली अपने अकॉर्डिंग डेटा को कन्वर्ट करता है। तो उसका जो तरीका होता है, जिस तरीके को हम लोग अप्लाई करते हैं, वो हमारा क्या होता है ये हमको समझना होगा। कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा था इंट x इक्वल्स टू 10 और पिछले एग्जांपल में उन्होंने यहाँ लिखा था फ्लोट y इक्वल्स टू x। ठीक, सेमीकोलन लगा दिया था तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई थी, बल्कि हम यहाँ लिख ले रहे हैं ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ठीक, अगर इसको हमें एक्सप्लिसिट करना है तो फ्लोट y इक्वल्स टू ब्रैकेट में यहाँ पे डेटा टाइप लिखा जाता है, तो फ्लोट और यहाँ पे x लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर ने ये बोला कि जो x हमारा इंट डेटा टाइप है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो ये वैल्यू 10.0 ऑटोमेटिकली हो गई। जब 10.00 हो गई तो वो y में स्टोर हो गई।
ठीक, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ता है। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग और लेके समझते हैं कि x इक्वल्स टू हमने a लिख दिया, तो ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x है, और हमने यहाँ पे लिखा इंट y इक्वल्स टू इंट x। तो x हमारा जो कैरेक्टर टाइप का था वो इंट में कन्वर्ट हो गया और y में स्टोर हो गया, तो इसकी स्काई वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हुआ, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलेंगे। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट है? किसी को डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में वो पूछ लेगा, कहीं नोट करके रखे रहना, नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हम लोग अभी देख चुके हैं, एक्सप्रेशंस हम लोग देख चुके हैं। ऑपरेटर्स का मतलब होता है जो ऑपरेट करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑपरेटर is a symbol. An operator is a symbol or token which performs arithmetical or logical operations and gives meaningful result। ठीक, तो ऑपरेटर का मतलब जो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेट करे। क्लियर है? तो अगर मान लो हमने लिखा कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी में हमारा जो a और b है वो हमारा ऑपरेंड हो गया, प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया, और ये जो पूरी लाइन है ये एक्सप्रेशन हो गई। इसे समझिएगा, ऑपरेटर कौन कौन से हुए, इक्वल और प्लस ऑपरेटर हो गए। लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको दिमाग में रहे। ऑपरेटर हमारा कौन सा हुआ, इक्वल एंड प्लस, दो ऑपरेटर यूज किए हमने। ऑपरेंड कौन कौन से हुए, ऑपरेंड हमारे हुए ए और बी जो ऑपरेटर के बीच में काम कर रहे हैं, और सी भी क्योंकि सी भी वर्क कर रही है, और एक्सप्रेशन जो हुए हमारे जिसको एक्सप्रेशन बोला जाएगा वो हमारा हुआ c इक्वल्स टू a प्लस टू। जो पूरी लाइन है जिसमें आपका मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है वो पार्ट हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर c इक्वल्स टू a प्लस बी को डिफाइन करना हो और कोई आपसे पूछे कि इसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो आप सिंपली बताएंगे कि इक्वल और प्लस ऑपरेटर है, ए बी सी ऑपरेंड है, और c इक्वल्स टू a प्लस बी इज अ एक्सप्रेशन। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को हम लोग बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिकल, एक हमारा अर्थमेटिकल होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो रिलेशनल होता है, और जो तीसरा होता है वो हमारा लॉजिकल होता है। अर्थमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल। ठीक, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हम लोग का जो पार्ट आएगा वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेटर को, वो ऑपरेटर हमारे होंगे यूनरी, ये शायद हमने एक दिन करवाया था, बाइनरी और टर्नरी। ठीक, अर्थमेटिकल ऑपरेटर पे हम ये तीन ऑपरेशन कर सकते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा जो पार्ट होगा वो हम आगे बताएंगे। ठीक, और लॉजिकल एक पार्ट हुआ। तो सबसे पहला पार्ट आप लोग देखिए जिसको हम लोग बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अर्थमेटिकल में यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ठीक,
तो एन arithmetical operator which is applied with a single operand is known as unary operator। ठीक, तो जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब हमारे यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि प्लस कॉमा माइनस कॉमा, ये हमारे यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल के लिए वर्क करते हैं। ठीक, तो यूनरी का सेंस क्या हुआ कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू जो होगी वो यूनरी ऑपरेटर होगी। जैसे मान लो कि हमने लिखा a इक्वल्स टू -7, इसका मतलब क्या हुआ कि -7 प्लस a में स्टोर है। ठीक, -7 किस में स्टोर है? प्लस a में स्टोर है। ठीक है, माइनस में क्या होगा? अगर माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी, हमने अगर लिखा a इक्वल्स टू -3.4, तो माइनस a की वैल्यू हमारी जो होगी वो 3.4 हो जाएगी। ठीक है, इन जनरल ये नहीं यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसका रिवर्ट ऑपरेशन अप्लाई होता है। अगर a की वैल्यू -3.4 है तो माइनस a की वैल्यू 3.4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस a की वैल्यू हमारी 3.4 हो जाएगी। ये रिवर्ट हो जाता है ऑपरेशन, ये याद रखिएगा यूनरी ऑपरेटर के केस में। ठीक, दूसरा पार्ट हमारा है यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, एक प्रीफिक्स होती है और एक पोस्ट फिक्स होती है। ठीक, प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेशन जो भी होगा वो पहले अप्लाई होगा, पोस्ट फिक्स का मतलब ऑपरेशन जो होगा वो बाद में अप्लाई। ठीक, हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने लिखा c इक्वल्स टू प्लस प्लस ए और इनटू मान लीजिए हमने 5 लिख दिया। ठीक, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। और यहाँ पे हमने दिया a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे a से पहुंचने से पहले आपका प्लस प्लस हो गया, तो प्लस प्लस का मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। तो a की वैल्यू अब 5 की जगह 6 हो जाएगी। a की वैल्यू 5 की जगह क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 इंटू 5 30, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। ये प्रीफिक्स में हुआ। और अगर हम लोग a इक्वल्स टू 5 ले रहे हैं और c इक्वल्स टू a प्लस प्लस इंटू 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू पहले आएगी और बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो पोस्ट में तुरंत चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये 5 रहेगा और इस एक्सप्रेशन के बाद ये 6 होता है। ये 5 इंटू 5 हमारी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट में आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पोस्ट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू तुरंत ना चेंज होके बाद में चेंज होती है, और जब आप प्री करेंगे तो वैल्यू तुरंत चेंज हो जाती है, बाद में चेंज नहीं होती। ये आपको हमेशा ख्याल रखना है। ठीक, इसी में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी होता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब ऑपरेंड दोनों तरफ सेम हो, जैसे a इक्वल्स टू a प्लस बी, a इक्वल्स टू a माइनस बी, a इक्वल्स टू a इंटू बी, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b,
ए इक्वल्स टू ए मॉड बी। ठीक, हमारे जब ऑपरेंड सेम होते हैं और तब हम जब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो ए इक्वल्स टू ए प्लस बी की जगह पे हम ए प्लस इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए माइनस इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए इंटू इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू बी और यहाँ पे ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का फायदा क्या है कि हम दोनों तरफ ए लिख रहे थे, हम उससे बच गए। हम सिर्फ ए प्लस इक्वल्स टू बी लिख देंगे तो भी उसकी वर्किंग वही होगी, कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस। आपको यहाँ समझना होगा कि अगर हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं और ए की वैल्यू हम लोग सपोज करिए, ए की वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे 25 और बी की वैल्यू हम लोग 5 ले रहे हैं, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 30 आ गया। ए माइनस बी किया हमने तो 20 आ गया। ए इंटू बी किया हमने तो 125 आ गया। ए डिवाइडेड बाई बी किया तो डिवाइड होगा तो कितना आएगा, कोशिएंट आएगा तो 5। और ए मॉड बी किया तो 0 आएगा क्योंकि रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर जो होगा वो आपको कोशिएंट देगा और जो आपका मॉड ऑपरेटर होगा वो आपको रिमाइंडर देगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब आपकी जो वैल्यू आती है ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में आती है। जो आपको रिजल्ट देगा वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में देगा। तो कौन कौन से होते हैं, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये हमेशा आपको हमेशा जो वैल्यू पुट करेगा वो ट्रू और फॉल्स में करेगा। ठीक, तो देन अगेन अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हम लोग देंगे ए इज लेस देन बी, तो इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो ए इज लेस देन बी इज फॉल्स, ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, अगर ये पार्ट हमारा है तो भी फॉल्स। ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू। A is greater than or equals to B, A is greater than or equals to B, true. A double equals to B, false. A is not equals to B, क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर आपको हमेशा जो वैल्यू पास करेंगे वो ट्रू और फॉल्स में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि ये भी जो वैल्यू आपको देगा वो 1 और 0 के फॉर्म में देगा और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसके पास एंड और नॉट होते हैं, यही 3 ऑपरेटर इसमें होते हैं। एंड का सिंबल जावा के अंदर %, है, और का 2 पाइप लगाएंगे आप और नॉट का एक्सक्लेमेशन का साइन होगा। ठीक, तो बेसिकली एंड और कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेंगे कि जब 2 कंडीशन आपस में ट्रू होगी
तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है कि अगर ए इज मोर देन बी है और ए इज मोर देन सी है तो रिजल्ट ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ऐसा है तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है। और के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और जो नॉट होता है, नॉट हमेशा इन्वर्टर का काम करता है। तो इन्वर्टर का काम का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने a इक्वल्स टू बी दिया और ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो जैसे हम नॉट लगाएंगे फॉल्स हो जाएगा। इफ a डबल इक्वल्स टू b इफ इट इज ट्रू, और अगर हम नॉट लगा रहे हैं तो ये फॉल्स देगा, नॉट नहीं लगाएंगे तो ये ट्रू देगा। तो नॉट ऑपरेटर हमेशा क्या काम करेगा, नॉट ऑपरेटर आपका हमेशा रिवर्ट करे, सॉरी इन्वर्ट करेगा। जो भी वैल्यू आ रही होगी, ट्रू आ रही होगी तो फॉल्स, और फॉल्स आ रही होगी तो ट्रू, ये पार्ट आपका वो करके देगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारा, टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें 3 ऑपरेंट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ये डील करता है, डील विद 3 ऑपरेंट्स, 3 ऑपरेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू हमने 10 दी और बी की वैल्यू हमने 5 दी। यहाँ पे हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। इस लाइन का मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2। ठीक है, मतलब ऐसे लिखिए कि सी इक्वल्स टू टेस्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2 सेमी कोलन। ठीक, तो अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो a की वैल्यू c में स्टोर हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो b की वैल्यू c में स्टोर हो जाएगी। फिर से समझिएगा कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो a c में स्टोर हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो b c में स्टोर हो जाएगा। ठीक, फिर c को आप प्रिंट करा दीजिए, तो ये 2 नंबर में ग्रेटर नंबर आपको बता देगा। क्लियर है? इसका दूसरा पार्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं कि हमने d लिखा और d इक्वल टू लिखा a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, फिर हमने लिखा a इज ग्रेटर देन c, क्वेश्चन मार्क a कोलन c, फिर कोलन दिया और हमने दिया b इज ग्रेटर देन c, क्वेश्चन मार्क b कोलन c। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऑपरेटर लगा लें, सेपरेटर्स लगा लें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, फिर हमने यहाँ पे लगाया a इज ग्रेटर देन c, a कोलन c, और फिर हमने लगाया b इज ग्रेटर देन c। अब देखिए वर्क कैसे करेगा कि अगर a मोर देन b होगा तो फिर इसको चेक करेगा। ठीक, और अगर a मोर देन b नहीं होगा तो इसको चेक करेगा। तो 3 नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो प्रिंट होके हमारा चला आएगा कि अगर a इज ग्रेटर देन b हुआ, मतलब a की वैल्यू b से बड़ी है, तो यहाँ पे चेक किए कि क्या a की वैल्यू c से बड़ी है। अगर है a प्रिंट कर देगा, नहीं तो c प्रिंट कर देगा। अगर a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है तो b की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या b इज ग्रेटर देन c, अगर है तो b प्रिंट कर देगा, अदरवाइज c प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑपरेटर की पूरी थ्योरी, एक्सप्रेशंस की पूरी थ्योरी खत्म हो गई। ठीक, अब इसको हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर जो प्रॉब्लम है वो बताइएगा।